Hello there. This is the third lecture of your muscle physiology. इस लेक्चर में मैं बात करूंगा मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में. जब आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे शुरू से लास्ट तक, you will be able to learn about the different theories of muscle contraction, जिसमें मैं बात करूंगा स्लाइड फिलामेंट की, स्लाइड फिलामेंट थ्योरी की, क्रॉस ब्रेस थ्योरी की बात करूंगा. साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्राइटेड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. ये ऐसे करके होता है कि जो स्ट्राइटेड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये जब स्टिमुलेशन आती है तब कॉन्ट्रैक्ट करती है. तो कैसे करती है उसको हम कपलिंग कहते हैं, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, कि एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ जुड़ा कैसा रहता है. साथ ही साथ मैं बात करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मैं आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करूंगा, जो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है. साथ ही साथ मैं बात करूंगा रिगर मोर्टिस की. रिगर मोर्टिस का मतलब होता है डेथ के बाद जो बॉडी स्टिफ हो जाती है. ये हेल्प करती है आपके पोस्टमार्टम में कि कितने देर पहले किसी की डेथ हुई होगी विद इन ए टाइम फ्रेम, 36 आवर्स तक की टाइम फ्रेम के अंदर अगर किसी की डेथ हुई तो बॉडी देख के हम समझ सकते हैं कि कितनी देर पहले डेथ हुई होगी. साथ साथ मैं बात करूंगा ब्रीफली अबाउट दी स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के, और फाइनली मैं बात करूंगा अनरियलाइज्ड फंक्शंस ऑफ दी मसल्स जो कर रही होती हैं. सो लेट्स बिगिन विद दी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन. ये कॉन्ट्रैक्शन तो जब से एनिमल है तब से होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे होगा. तो फर्स्ट टाइम 1954 में दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए जिन्होंने दो थ्योरीज दी. पहला थ्योरी का नाम था स्लाइड फिलामेंट थ्योरी और दूसरा थ्योरी का नाम है क्रॉस ब्रिज थ्योरी. सो ये दोनों थ्योरी के बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं. स्टार्ट विद दी स्लाइड फिलामेंट थ्योरी. स्लाइड का मतलब होता है फिसलना या सरकना. सो जो फिलामेंट है यानी कि धागा है वो सरकती है एक दूसरे के ऊपर. ये थ्योरी सबसे पहले किसने दिया? A.F. हक्सले और R. निडरगर्की ने 1954 में. इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे स्ट्राइटेड मसल्स है इसमें दो टाइप के फिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट. इसको आप अभी भी समझ चुके माइक्रो एनाटॉमी के क्लास में. इसमें जो थिक फिलामेंट है किस चीज की बनी होती है? मायोसिन की. और मायोसिन का आपने देखा माइक्रो एनाटॉमी क्लासेस में कि एक टेल होती है और साथ में एक हेड रीजन होती है और एक हिंज होती है, यानी कि उसका नेक रीजन होता है. सो टेल, नेक एंड हेड रीजन होती है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर. और इसी के साथ ही पैरेलली रहता है थिन फिलामेंट, जिसको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट. और एक्टिन में एक्टिन मॉलिक्यूल होता है जो बाइंड हो सकती है मायोसिन के साथ. सो इसके जो शेप है उसके बेसिस पे इसका नाम रखते हैं. जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं जिगजैग, इसको जेड लाइन कहते हैं. सो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम एरिया को हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर. और यहाँ पे जो थिक फिलामेंट की लेंथ है दैट इज नोन एज ए बैंड, और जिगजैग लाइन से और ए फिलामेंट के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज आई बैंड और इंटरमीडिएट बैंड. इसके बीच में एक स्पेस होता है. ये जो थिन फिलामेंट यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ इसके बीच के जो एरिया है इसको बोलते हैं हम एच जोन. तो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी क्या कहता है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड होती है, यानी कि सरकती है. तो जैसे ये सरकती है इसके बीच का स्पेस कम हो जाता है. सो ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये पैनल है मसल जब रिलैक्स कंडीशन है. तो सरक के होकर कैसे होती है? आपने देखा सरकने के बाद जो ये जेड लाइन है जो अभी इतना बड़ा है वो छोटा हो गया, दैट इज सार्कोमेयर लेंथ इज रिड्यूस्ड. इस रिड्यूस्ड डायरेक्शन में क्या क्या रिड्यूस हुआ ये आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो एच जोन है, ये एच जोन रिड्यूस हुआ, यानी कि ये जो थिन फिलामेंट का एंड है ये पास पास आ गया. यू कैन सी दे हैव कम क्लोजर. दूसरा जो ये आई बैंड है, ये आई बैंड का जो लेंथ है वो भी रिड्यूस होके जेड लाइन पास आ गया ए बैंड के पास. इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर सरकने की वजह से इनकी लेंथ कम हो जाती है. जैसे ही लेंथ कम होती है तो ये स्ट्रेंथ क्रिएट कर रही होती है. तो मसल शॉर्ट होना है या लेंथ होना है, तो अगर एक्सटेंशन होना है मसल का तो ये सिरक के बाहर की तरफ चली जाएंगी, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अंदर की तरफ आएगी. इसको हम एनालॉजी की तरफ समझ सकते हैं जो हमारे फिंगर है. सो आप ये फिंगर के ऊपर समझ सकते हैं, दो फिंगर है, ये अभी इसके बीच में एक गैप है, यहाँ पे भी दो फिंगर के बीच में गैप है. कुछ लाइन ये ओवरलैपिंग है, जैसे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग है. और जैसे ही आप फिंगर को क्लोज लाते हैं, ये आपने क्लोज लिया है तो ये गैप जो था ये गैप भर गया. इसी को हम कहेंगे स्लाइड फिलामेंट थ्योरी, कि जो एक
थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट एक दूसरे को स्लाइड करके इसके बीच में जो गैप्स है उसको भर लेते हैं, इसलिए शॉर्टनिंग होती है। अगर इसको एनलार्ज करना, लेंथ बढ़ानी है तो इसकी गैप बढ़ जानी है, तो इसी को हम कहेंगे स्लाइड फिलामेंट थ्योरी एज पर द हक्सले एंड निडर करके। तो इन्होंने क्या कहा कि जो थिन फिलामेंट है थिक फिलामेंट के ऊपर मूव कर रही होती है, और जो स्पेस है बिटवीन द एच बैंड या एच जोन एंड आई बैंड, ये आई बैंड का रीजन है और ये एच जोन है, सो ये एच जोन का रीजन घट जाता है और आई बैंड का स्पेस इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑल्सो जो सार्कोमेयर का लेंथ है एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच में, दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, बट देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, सो नो चेंज इन द ए बैंड। ए बैंड उतना ही लेंथ रहता है जैसे ओरिजिनली थी। अब आते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है इस थ्योरी में। इस थ्योरी में प्रॉब्लम है, दे हैव नॉट एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय विच इट कैन स्लाइड। स्लाइड कैसे होती है ये इन्होंने बताया नहीं है, तो ये स्लाइड फिलामेंट की कमी है। लेकिन कमी को अगर हम दूर रखें तो बाकी हम समझ सकते हैं कि इनिशियली जब कुछ भी किसी को पता नहीं था तब लोगों ने एक सही डायरेक्शन में एक बात कही कि दो फिलामेंट है, एक थिन है एक थिक है, और एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करके शॉर्ट करते हैं। सो ये काफी हद तक ये ठीक थे अपने सिद्धांत देने में, लेकिन वो बता नहीं पाए कि ये सरकते कैसे हैं। सो सरकते कैसे हैं उसका जो थ्योरी मिला वो मिला है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के। सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन वालों ने क्या कहा कि यहाँ दो थिक फिलामेंट होती है, सॉरी एक थिक और थिन फिलामेंट होती है। सो ये आप देख सकते हैं कार्टून में जो ब्लू लाइन दिख रही है थिन फिलामेंट है, जो रेड लाइन है थिक फिलामेंट है। इसके बीच में मायोसिन की हेड होती है जो कि इसके साथ एक ब्रिज बनाती है। सो दिस इज अ ब्रिज अक्रॉस द फिलामेंट इज कॉल्ड इज क्रॉस ब्रिज। इसको किसने बताया था? एच ई हक्सले, वो वाले ए एफ हक्सले थे और ये एच ई हक्सले हैं एंड हैंसन 1954 में बताया। क्या बताया इन्होंने कि एक जो थिन फिलामेंट है इसके जो एक्टिन मॉलिक्यूल है इनकी जो हेड है वो मायोसिन मॉलिक्यूल के हेड के साथ बाइंड होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग इट क्रिएट्स ए ब्रिज। कैसे? ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक्टिन मॉलिक्यूल का मायोसिन बाइंडिंग एरिया है और मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग एरिया है, वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने की वजह से ये ब्रिज बनाते हैं, और ब्रिज जब अच्छे से बाइंड होती है थोड़ा सा मजबूती आती है, उसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। सो ये क्रॉस ब्रिज थ्योरी है। सो क्रॉस ब्रिज थ्योरी क्या बताता है कि ये मसल्स एक दूसरे के ऊपर खिसकती नहीं है, बल्कि ये ब्रिज बनाते हैं एक मसल से, एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट के बीच में, तो ताकत आती है। वो ताकत कैसे आती है? एक साइक्लिक फॉर्म में बता सकते हैं कि जो रेस्टिंग कंडीशन होती है, देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन हेड विद द एक्टिन फिलामेंट। लेकिन जैसे ही सिस्टम में कैल्शियम आती है, तो सिस्टम में जब रेस्टिंग होता है कैल्शियम कितनी होती है? 0.01 माइक्रोमोल पर लीटर। लेकिन जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ के हो जाता है 0.01 से 10 माइक्रोमोल पर लीटर। कैल्शियम आने की वजह से कैल्शियम की बाइंडिंग होती है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से, और ट्रोपोनिन के बाइंडिंग होने से उसका एक शेप चेंज होता है। शेप चेंज होने से इसमें जो एक्टिन मॉलिक्यूल का जो एरिया है जो मायोसिन के साथ बाइंड करेगा वो एरिया ओपन हो जाती है। तो ओपन होने से वो एक्टिन और मायोसिन का बाइंडिंग हो जाती है। जैसे ही बाइंडिंग होती है तो इसमें जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे इसका शेप चेंज होता है मायोसिन हेड का, और मजबूती के साथ फिर एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ और बाइंड हो जाता है। तो जैसे ही बाइंड होता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और इसमें ज्यादा पावर हो जाती है। इसको कितना टेढ़ा होता है? करीब 10 नैनोमीटर। इसीलिए इस स्टेज को कहते हैं पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक की वजह से जो फिलामेंट है वो स्लाइड होती है। तो अभी स्लाइड फिलामेंट थ्योरी में क्या कहा? स्लाइड होती है, लेकिन बता नहीं पाए कि क्यों स्लाइड होती है। तो यहाँ पे बताया कि स्लाइड इसलिए होती है क्योंकि क्रॉस ब्रिज में जब पावर स्ट्रोक होती है, यानी कि मायोसिन हेड का जो बाइंडिंग है एक्टिन के साथ बाइंड होने से एक मजबूती मिलती है, जिससे उसमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है। वो थोड़ी कितनी? 10 नैनोमीटर। उसकी वजह से एक पावर मिलती है, दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फिलामेंट स्लाइड्स और एटीपी भी रिलीज हो जाती है। लेकिन ये बाइंडिंग परमानेंट नहीं होती है। यहाँ पे एटीपी आके दोबारा बाइंड होती है मायोसिन हेड से, सो दैट एक्टिन और मायोसिन का जो शेप है मायोसिन हेड का वो चेंज हो जाता है और एक्टिन के साथ बंधने लायक नहीं बचता है। सो वापस रिमूव होके नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इज क्रॉस ब्रिज साइकिल। इसको मैं आपको कार्टून के थ्रू समझाना चाहता हूं कि कैसे करके ये बाइंडिंग होती है। सो दिस कार्टून इज शोइंग द अपर पैनल इज थिन फिलामेंट, जो येलो कलर है इट इज शोइंग द एक्टिन मॉलिक्यूल। कौन सा एक्टिन? जी एक्टिन। और जी एक्टिन के बाइंडिंग साइट है, एक साइट जहां पे बाइंड करता है, इसमें एक साइट है जिसको मायोसिन के साथ बाइंड कर सकता है, उसको हमने मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन
थिन फिलामेंट कहेंगे। उसी तरह जो थिक फिलामेंट है, ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, इसमें ये ग्रीन कलर का ये मायोसिन हेड रिप्रेजेंट करता है। मायोसिन हेड में एक्टिन के बाइंडिंग के लिए एक स्पेसिफिक एरिया होता है। एडिशनली यहाँ पे दो और एरियाज होते हैं जिसमें एडीपी बाइंड हुआ रहता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके बाइंडिंग साइट होती है। सो ये थिक फिलामेंट में, मायोसिन हेड में ये बाइंडिंग साइट होती है तीन। कौन कौन सी? एक्टिन बाइंडिंग साइट, एडीपी बाइंडिंग साइट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइट। और एक्टिन फिलामेंट में क्या होती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। नाउ लेट्स सी, जैसे ही इसमें कैल्शियम आता है तो कैल्शियम आके थिन फिलामेंट की ट्रोपोनिन में बाइंड होता है। ट्रोपोनिन बाइंड होने से उसमें ट्विस्ट आती है। ट्विस्ट आने से जो बाइंडिंग हेड होती है, मायोसिन बाइंडिंग हेड एक्टिन के ऊपर, वो ओपन हो जाती है। उसका शेप घूम के बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे आप अपना हाथ की मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी को आप अंदर की तरफ घुमाओ या बाहर की तरफ घुमाओ, तो अंदर या बाहर जैसे आप घुमाते हो, किसके सहारे से घुमा रहे हो? आप अपने मसल्स के सहारे। यही जो मुट्ठी घुमाने का काम है, मुट्ठी को आप इमेजिन कर सकते हैं आपके एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ। तो जैसे ही आप हाथ ऊपर की घुमाते हो, आपकी हथेली ऊपर आ जाती है, फिर आप दूसरी तरफ घुमाते हो तो आपकी हथेली नीचे की तरफ आ जाती है। सो मायोसिन का हेड, एक्टिन का हेड भी ऐसा ही होता है। जैसे ही ये ट्रोपोमायोसिन होती है, उसके साथ ट्रोपोनिन जुड़ी रहती है, और ट्रोपोमायोसिन के साथ क्या जुड़े रहते हैं? एक्टिन मॉलिक्यूल। तो जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम का अटैचमेंट होता है, वो ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट करता है, आपके हाथ जैसे ट्विस्ट करता है। हाथ ट्विस्ट करने से आपका एक्टिन का हेड ट्विस्ट होके बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर के आने से क्या होगा? इमीडिएटली मायोसिन के साथ अटैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मायोसिन और एक्टिन का जो मॉलिक्यूल है, वो हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस। जो वंडरवॉल फोर्सेस है, तो उसकी वजह से एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में मायोसिन का हेड दूसरी तरफ मुंह घुमाए रहता है। सो जब कोई मुंह घुमाए रहेगा तो बात कैसे करोगे आप? सेम वैसे ही अटैचमेंट कैसे करोगे, कनेक्शन कैसे बनाओगे? तो जब मुंह सामने आया तो तुरंत कनेक्शन बना लिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में जैसे ही वो एक्टिन मायोसिन का हेड आपस में बाइंड होते हैं, जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, वो अपने अपने बाइंडिंग एरिया से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि एडीपी और पीआई, उसके प्रेशर की वजह से उसका कन्फर्मेशनल चेंज होता है। चेंज होने की वजह से वो रिमूव हो जाते हैं। इसको डेली लाइफ में समझे तो मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। सो जब एक्टिन और मायोसिन के हेड मिल गए तो एडीपी और पीआई का कोई काम नहीं है, अपना रास्ता देख लेते खुद ही। और इसी समय वो जैसे स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाते हैं। और वो ट्विस्ट होने के बाद क्या होता है, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है करीब 10 नैनोमीटर का। कहां पे? इसके जो नेक रीजन है। मायोसिन का स्ट्रक्चर मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया। सो उसका जो नेक रीजन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और एंगल होता है करीब 15 से लेके 30 डिग्री तक वो ट्विस्ट होता है उसका नेक। और उसकी वजह से उसका 10 नैनोमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग और बन जाता है। उस स्टेज को कहते हैं पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक क्या करते हैं? फोर्स जनरेट करते हैं इनटू पिको न्यूट्रॉन के लेवल पे। अब आते हैं एटीपी आ जाता है नेक्स्ट स्टेप में। ये स्टेप 3 है। स्टेप 4 में एटीपी कम्स एंड बाइंड्स एट द मायोसिन हेड एट द एटीपी बाइंडिंग रीजन। क्योंकि एटीपी फोर्सफुली वो अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाता है, सो दैट इसका कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है मायोसिन हेड का। तो जैसे ही मायोसिन हेड का कन्फर्मेशनल चेंज होता है, वो एक्टिन मॉलिक्यूल से डिटैच हो जाता है और वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन इस एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और एटीपी और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो एटीपी अपने वापस बाइंडिंग साइट में जुड़ जाता है, एटीपी पीआई अपना अपने बाइंडिंग साइट में जुड़ जाता है। इट कम्स टू द नॉर्मल वन। लेकिन जो ये बाइंडिंग होती है, ये एसिंक्रोनस होती है। इसका मतलब पहले एक हुआ, दूसरा हुआ, लेकिन ऐसे मायोसिन हेड, मिलियंस ऑफ द मायोसिन हेड्स आर देयर। सो सारे एक साथ नहीं बाइंड करते, एक एक अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एसिंक्रोनस बाइंडिंग। सो हाउ वी कैन समराइज दिस क्रॉस ब्रिज साइकिल इज दैट क्रॉस ब्रिज साइकिल स्टार्ट होती है किसके थ्रू? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आके क्या करता है? ये ट्रोपोनिन से जुड़ता है, ट्रोपोनिन ऑफ द थिन फिलामेंट। एज ए रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन, इट ट्विस्ट द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ट्विस्ट करता है, उसके ट्विस्ट की वजह से myosin binding head of the actin molecule is getting exposed. As a result of those exposure of myosin binding site on the actin molecule, actin and myosin molecule orients towards each other and they do bind with each other through the van der Waals forces. And जैसे ही वो बाइंड करते हैं, उसका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज होता है, इससे थोड़ा मूवमेंट होता है 10 नैनोमीटर का, और इससे एक पावर जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इज पावर स्ट्रोक। नेक्स्ट स्टेप में एटीपी कम्स एंड बाइंड विद द मायोसिन हेड and that causes the detachment
of the myosin head from the actin filament. In the stage 4, ATP is getting hydrolyzed into ADP and inorganic phosphate. So it brings back the myosin head into normal condition and it is ready for binding again. यानी कि सेम myosin molecule एक बार पावर स्टोक कर लिया, वापस नॉर्मल आ गया, फिर दोबारा रेडी है जब उसमें ADP और PI बाइंड हो गया. सो जैसे मैंने आपको कहा, एवरीथिंग इज एसिंक्रोनस, एक साथ नहीं होता, सारे मायोसिन हेड एक साथ नहीं बाइंड होते हैं, एक अपने अपने टाइमिंग से होते हैं. सो ये जो बाइंडिंग में ATP है, वो ATP कहां से आता है इस बाइंडिंग के प्रोसेस के ड्यूरेशन में? सो बाइंडिंग में ATP का जो सोर्स है वो 3 अलग अलग है. एक होता है इमीडिएट सोर्स, दैट मींस जैसे आप बैठे हैं, बैठ के तुरंत दौड़ना चाह रहे हैं, तो तुरंत ऑक्सीजन तो मसल में पहुंचा नहीं, उसमें टाइम लगेगा 2-3 मिनट मसल तक पहुंचने में. सो इमीडिएटली मसल्स को जो एनर्जी चाहिए ATP, वो प्रोवाइड करता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट. सो क्रिएटिनिन फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू क्रिएटिनिन, और इससे कितने ATP मिलते हैं? 1. लेकिन ये कितना टाइम सस्टेन कर सकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को? ओनली अप टू 10 सेकेंड. तो ये जो स्प्रिंट रनर होते हैं, जो 100 मीटर तक दौड़ते हैं, उनको स्प्रिंट रनर कहते हैं. सो हुसैन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा. सो वैसे 100 मीटर दौड़ के लिए कौन एनर्जी सप्लाई करता है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट. तो बाय ट्रेनिंग वन कैन हैव दिस मोर नंबर ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट ऑफ द विद इन द मसल्स. 1 मिनट 10 सेकंड से अब नेक्स्ट 3 मिनट तक जो सप्लाई करती है एनर्जी, वो करती है ग्लूकोज. सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक ब्रेकडाउन, विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो उससे पाइरुवेट बनता है. पाइरुवेट बनते टाइम पे 4 ATP बनते हैं, लेकिन 2 इसी प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं, 2 का गेन होता है. सो ये इट कैन सस्टेन द एनर्जी फॉर द मसल कंट्रैक्शन फॉर अप टू 3 मिनट्स. उसके बाद 3 मिनट्स के अबव में ग्लूकोज ही एनर्जी सप्लाई करता है, बट that is through the aerobic respiration. Aerobic respiration means breakdown of glucose in the presence of oxygen through the electron transport chain system, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, पायरुवेट एंटर्स इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल, और सिट्रिक एसिड साइकिल से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, इससे 36 ATP का गेन होता है. सो दिस इज व्हाट इज एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. Next is excitation, contraction, coupling. Thank you.